ये कहानी मुकेश ने हमें शेयर की है। मुकेश ने बताया कि उसके परिवार में उसके मम्मी पापा दादा दादी और एक छोटी बहन भी है जो सभी की लाडली थी। वो घर के साथ साथ पूरे गांव में लोग उसको पसंद किया करते थे। 2 दिन बाद वो 18 साल की होने जा रही थी, तो मम्मी पापा ने ये सोचा कि क्यों ना इस बार इसके जन्मदिन पे हमें काली जी के मंदिर पे इसको ले जाया जाए, जिससे वहाँ पर पूजा अर्चना भी हो जाए और रास्ते में किसी होटल में रुक के इसका बर्थडे भी मना लिया जाएगा। मम्मी पापा ने ये डिसाइड किया और हम सभी से कहा कि परसों के दिन हमें काली माता के मंदिर चलना है और कविता का जन्मदिन है, उसका बर्थडे वहीं मनाएंगे। ऐसा कह के पापा अपने कमरे में चले गए। हम सब बहुत खुश हुए और हम लोगों ने कहा कि चलो परसों के दिन हम खूब सारी मस्ती करेंगे। परसों दिन हम सब 2 बजे रात में घर से गाड़ी लेकर मंदिर के लिए निकल गए और करीबन 4:30 बजे हम मंदिर पहुंच गए थे। वहां पहुंचने के बाद मैंने देखा कि मंदिर के चारों तरफ बहुत सारे तांत्रिक बैठे हुए हैं जो अपनी तंत्र विद्या कर रहे हैं। ये सब देख के मैं बहुत डर गया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा मैंने वहां देखा चारों तरफ मंत्रों के जाप चल रहे थे। कोई बकरा काट रहा था, कोई मुर्गा काट रहा था, कोई रंग उड़ा रहा था, गुलाल उड़ा रहा था। ये सब देख के मैं बहुत डर गया। तभी पापा वहाँ मंदिर के पास एक दुकान थी, वहाँ से प्रसाद लेकर मेरे पास आए। उनने कहा चलो अब मंदिर के ऊपर चलते हैं। फिर हम लोग चलते चलते मंदिर तक पहुँचे। मंदिर पहुँचने के बाद पिताजी ने पूजा के लिए प्रसाद मंदिर में दिया। पंडित जी ने प्रसाद लिया और अंदर पूजा वूजा करके पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसाद हमें वापस किया। हम लोग मंदिर के परिसर में खड़े होकर चारों तरफ का हरा भरा नज़ारा देख ही रहे थे। कुछ देर रुकने के बाद मैंने देखा कविता हमारे पास नहीं थी। कविता वहाँ से कहीं घूमने चली गई थी। हम लोग डर गए कि कविता ऐसी अनजानी जगह पे कहाँ जा सकती है। मम्मी पापा दादा दादी सब लोग इधर उधर ढूंढने में लगे हुए थे। मैं भी ढूंढ के थक गया। मैंने देखा कि नीचे की तरफ एक रास्ता गया हुआ है। मैं उस रास्ते से नीचे गया तो मैंने देखा कि कविता एक पेड़ के पास खड़ी होकर न जाने क्या बातें कर रही है। मैंने उसकी तरफ देखा और उसको आवाज़ दी। मैंने कहा कविता वहाँ क्या कर रही हो? सब लोग इधर परेशान हो रहे हैं, चारों तरफ ढूंढ रहे हैं आपको, आप यहाँ खड़ी हैं। तो कहती बस मैं आ ही रही हूँ। मैं जैसे ही उसके पास गया मैंने देखा एक पेड़ के नीचे जो तांत्रिक विद्या की किताबों में हमने देखा उस तरीके का कुछ बना हुआ था और उसमें काली गुड़िया, नींबू, कपूर, ये सारी चीज़ें रखी हुई थी। ये देखकर मैं डर गया। फिर मैंने उससे कहा कि चलो ऊपर, पापा मम्मी बुला रहे हैं, और मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसको ऊपर की तरफ लेकर गया। हम लोग जैसे ही ऊपर पहुंचे मैंने पापा को ये सारी बातें बताई। पापा ने उसको डांटा और कहा कि बेटा तुम्हें हमें बताकर तो कहीं जाना चाहिए। आप मंदिर में आए, हम लोग कितना परेशान हो रहे हैं आपको ढूंढने के लिए, और आप बिना बताए चली गई। ऐसा बोलकर पापा ने उसे समझाया और समझाने के बाद हम लोग घर की ओर निकलने की तैयारी करने लगे। हम लोग सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहे थे। नीचे उतरने के बाद मैंने देखा एक तांत्रिक मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मुझे खा जाएगा। मैंने उसको इग्नोर किया। फिर हम लोग जाकर गाड़ी में बैठे। ड्राइवर ने गाड़ी निकाली। जैसे ही वो गाड़ी निकाल कर हम लोग रोड पर चल ही रहे थे, मैंने तांत्रिक को देखा। वो हमारी गाड़ी के पीछे खड़े होकर लगातार हमें देखे जा रहा था। मैं बहुत डर गया। मैंने कहा ये तांत्रिक हमें ऐसे देख क्यों रहा है? ऐसा लग रहा था कि हमसे कुछ कहना चाह रहा है। फिर ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और हम लोग तेजी से आगे निकल गए। रास्ते में पापा ने एक होटल पे रुका। वहाँ रोकने के बाद फिर पापा ने केक वगैरह का ऑर्डर किया। फिर वहाँ पर कविता का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। घर पे आए हम लोग सब थके हुए थे, सब अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। 1 सप्ताह तक सब कुछ ठीक चला। एक दिन कविता रात में 1 से 2 बजे के बीच में जोर जोर से चिल्लाने लगी। हम सब लोग भागते हुए कविता के कमरे में गए। कविता बहुत घबराई हुई थी। पापा ने कविता से पूछा कि क्या हुआ कविता, क्यों चिल्ला रही हो? कविता ने जवाब दिया कि वहाँ काला साया मुझे दिख रहा है, वो मेरी तरफ ही आगे बढ़ रहा है पापा। वो दरवाजे के पीछे देखिए कोई खड़ा है। तभी पापा ने उसके सर में हाथ फेरते हुए कहा बेटा कुछ नहीं है वहाँ, मैं देख रहा हूँ, कुछ नहीं है। तुमने ज़रूर कोई बुरा सपना देखा होगा जिसके कारण तुम डर गई इतना। मम्मी ने उसे गले लगाया और सर पे हाथ फेरते हुए उसे शांत करवाया। मम्मी ने पापा से और मुझसे कहा कि आज मैं कविता के पास ही सोऊंगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। और मम्मी ने हम सभी को कमरे में भेजकर और खुद कविता के पास सो गई। सुबह हुआ तो देखा कि कविता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, तो पापा ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया।
और डॉक्टर को दिखाया और उनको सारी बातें बताई। तो डॉक्टर साहब ने उनको कुछ दवा दी कविता को और कहा कि इसका कुछ टेस्ट करवा लेते हैं, जिसके बाद जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद हम लोग इसका इलाज अच्छे से करेंगे। अभी वो कुछ दवा देकर चले गए। मम्मी ने कविता को खाना खिलाया और दवा वगैरह देकर उसको सुला दिया। उसके बाद पापा, मैं और मम्मी, दादा, दादी ये सब खाना खाने के लिए बैठे। फिर मैंने पापा को और दादा को अपने मंदिर की बात बताई जो उस दिन मंदिर में कविता के साथ हुआ था, जब मैं कविता को ढूंढने गया था। मैंने उन्हें बताया कि जब कविता को मैं ढूंढने गया था, वो जिस पेड़ के नीचे खड़ी थी, उस पेड़ के नीचे जैसे किताबों में तंत्र मंत्र जैसी चीज़ें बनाई होती हैं, उस तरीके की चीज़ बनी हुई थी और वहाँ काले रंग की गुड़िया, नींबू, कपूर और कुछ रंग सिंदूर टाइप से वहाँ पड़े हुए थे। ये मैंने पापा को बताया। पापा ने कहा, बेटा तू कौन सी दुनिया में जी रहा है, ये सब चीज़ें फालतू की होती हैं, इन सब पे विश्वास करना ठीक नहीं है, और कहकर अपने कमरे में चले गए। पापा के कमरे में जाने के बाद दादी ने मुझसे कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कविता में भूत प्रेत का साया आ गया हो, जिसके कारण वो इस तरीके की हरकत करने लगी। और ऐसा कहकर वो अपने कमरे में चली गई। अक्सर रात को कविता रात में ऐसे ही चीखती, चिल्लाती और कहती, मम्मी मुझे बचा लो, ये भयानक सा दिखने वाला आदमी मुझे मार डालेगा। कभी उसको परछाई दिखती, कभी वो इतना डर जाती कि कंबल से अपना मुंह ही नहीं निकालती बाहर। उसकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती चली गई। यह देखने के बाद मम्मी, पापा और हम सब पूरे घर वाले बहुत चिंतित हो गए। अब उसकी रिपोर्ट कल के दिन आने ही वाली थी। पापा ने डॉक्टर को बुलाया और सारी बात बताई। डॉक्टर साहब ने वो पूरा रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि ये तो पूरी रिपोर्टें जो हैं इसकी पूरी सही हैं, तो ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये इस तरीके की हरकत क्यों कर रही है। और पापा से कहा कि इसको एक काम करिए कि दिल्ली के किसी बड़े अस्पताल में, एम्स में ले जाकर इसे दिखाइए, जिससे इसका पूरी तरीके से इलाज हो सके। ऐसा कहकर डॉक्टर चला गया। डॉक्टर की ये बात सुनकर पापा बहुत परेशान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं इतना पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से करूं कि इसे दिल्ली ले जाऊं दिखाने के लिए। ऐसा सोचते सोचते वो अपने कमरे में चले गए। मुझे भी कविता की हालत देखकर बहुत दया आ रही थी। ये सारी बातें हमारे पूरे गांव में बहुत तेजी से फैल गई थी। कविता के साथ ऐसा होने के कारण हम लोग कभी भी कविता को अकेला नहीं छोड़ते। उसी दिन करीबन रात के 2 से 3 बज रहे हैं। कविता ने बड़ी ही डरावनी आवाज़ में चिल्लाया। मम्मी उठी और कविता को बगल में ना पाकर उसे इधर उधर ढूंढने लगी। हम सभी ने चीखने की आवाज़ सुनकर तेजी से भागते हुए अपने घर के बरामदे में पहुंचे। मैंने देखा कविता अपने नाखून से दीवारों को खरोच रही और अपना सर दीवार पर पटक रही और इतनी जोरों से गुर्रा रही है कि हमारे कान फट जाएं। ये सब देखकर मम्मी चक्कर खा के नीचे गिर गई। मैं भागता हुआ कविता के पास गया और उसका हाथ पकड़ा कि कविता चलो, क्या कर रही हो यहाँ पर, क्यों सर पटक रही हो। उतने में कविता मेरी तरफ देखी और उसने मेरा गला पकड़ के मुझे हवा में उछाल दिया और मैं दूर जाके करीबन 10 फीट दूर जाके गिर गया। ये सब देखकर दादी पूजा रूम में गई और वहाँ से गंगा जल हाथ में लिया और कविता के ऊपर 2 से 3 बार मारा। कविता वहीं बेहोश होकर गिर गई। फिर हम लोगों ने कविता को उठाया और कुर्सी में बांध दिया। ये सब करते करते सुबह हो गई थी। घर में हो रहे शोर शराबे के कारण गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। उन लोगों ने सलाह दी कि इसे किसी तांत्रिक को दिखाया जाए, नहीं तो कविता की हालत बहुत बिगड़ती जा रही है, ये अब मर भी सकती है। तभी एक बुजुर्ग ने बताया कि नज़दीकी गांव में एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा रुद्रनाथ रहते हैं, उनसे मिलो, वो शायद कुछ मदद कर सकें। बाबा रुद्रनाथ को बुलाया गया। बाबा ने कविता की तरफ देखा। इसमें किसी आत्मा का साया है, हमें इसे तुरंत मुक्त करना होगा, नहीं तो इसमें लड़की की जान जा सकती। तभी बाबा ने एक विशेष पूजा का इंतजाम किया। उन्होंने रंगों से बहुत बड़ा घेरा बनाया जिसमें कविता को बिठाया। वो घेरा ऐसा लग रहा था जैसे फिल्मों में तंत्र विद्या करते हुए तांत्रिकों को दिखाया जाता। अब बिठाने के बाद वहाँ बाबा ने अपना मंत्र उच्चारण चालू किया। मंत्र उच्चारण करते ही कविता एकदम कांपने लगी और जोर जोर से रोने लगी। बाबा ने उससे कहा, तू इसके शरीर में क्यों आई, तू इसके शरीर को छोड़ के जाएगी या नहीं जाएगी, वरना तुझे मार दूँ। उसने कहा, मैं चली जाऊँगी छोड़कर, मुझे माफ़ कर दो। बाबा ने अपनी पोटली से एक गुड़िया निकाली। गुड़िया निकाल के कविता के सर पे रखा। सर पे रखते ही कविता एकदम कांपने लगी। बाबा अपना मंत्र उच्चारण लगातार कर ही रहे थे। कुछ देर बाद कविता वहीं बेहोश हो गई। बाबा ने उस लकड़ी की गुड़िया में
लाल धागे से बांधा और बांधने के बाद उसे मेरे पिताजी को दिया और कहा कि इस गुड़िया को ले जाकर शमशान घाट में कहीं गाड़ देना, लेकिन ध्यान रहे अगर पीछे से कोई तुम्हें आवाज़ दे तो तुम्हें पीछे पलट के नहीं देखना। बाबा ने जैसा कहा पापा ने वैसा ही किया। उस गुड़िया को वहाँ गाड़ कर और सीधे घर आ गए। अब कविता की हालत पहले से ठीक है।